बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल तवज्जो तलब होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1683 नए केसेस सामने आए हैं, 24 अमवात हुई हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब बढ़कर 3.33% हो गया है। इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और आज इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमें ख़तरा है कि जुलाई में कोरोना वायरस की चौथी वेव ना आ जाए, स्पेशली जो इंडियन वेरिएंट है डेल्टा जिसे कहा है, जो बहुत ही ख़तरनाक है। और इस हवाले से उन्होंने आवाम से यही अपील की कि वो जो हिफाजती इकदाम हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा भी करीब है, इस हवाले से लोग जो एहतियात का पहलू है उससे ज़रूर कायम रखें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा हम आपके लिए ज़रूर आपके सामने रखते हैं। मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो हमने स्टडी किया है, हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है, अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है, जो कि अफ़गानिस्तान में है, हमारे साथ वाले मुल्क में, और ज़ाहिर है उसकी चांस है पाकिस्तान में आने के लिए। तो मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ। मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे, दुनिया में लोग थक गए हैं ये SOPs के ऊपर चलने के लिए, लेकिन एक चीज़, ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे थे मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब ज़रा आते हैं मुल्की सियासत पे, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासत की जो गूंज है वो हमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नज़र आ रही है। सियासी जमातें, क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन होना है, उनकी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी की कैंपेन को लीड कर रही हैं, तुंदो तेज़ बयानात दे रही हैं। साथ में हमने देखा मरियम नवाज़ साहबा जो मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी नायब सदर हैं, वो भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। उन्होंने भी आज मुज़फ़्फ़राबाद में मुख्तलिफ रैलियों से खिताब किया। लेकिन इस पर हम आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, और ख़बर तो यह है कि गालिबन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी नेक्स्ट वीक में वहाँ जाकर रैली से खिताब करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो वफाकी वज़ीर हैं, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं PTI की कैंपेन। लेकिन जो इशू सामने आ रहे हैं उस पर कश्मीर बहुत एक हसास मामला है, और आज चूँकि 8 जुलाई है और 8 जुलाई को बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की यौम शहादत भी है, बरसी है 5वीं। तो ये आपके इल्म में है कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए और मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि हुर्रियत कमांडर थे और एक सितारा बने, उन्होंने नई रूह फूंकी कश्मीर की स्ट्रगल में। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो तकरीर हो रही हैं वो ज़्यादातर इस सेंसिटिव इशू में जो मुल्की इशूज़ हैं, एक दूसरे पे दुश्मन तराजी, कश्मीर फरोशी के इल्ज़ामात, वोट चोरी के इल्ज़ामात, और मोदी के हवाले से जो भारतीय वज़ीर आज़म है एक दूसरे पे इल्ज़ामात, इस सवाल ज़रूर जाएंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोग हैं उनकी बेहतरी या इस्लाहात या उसका अपना पार्टी का एजेंडा, वो सामने मुझे नज़र नहीं है। ज़्यादातर तकरीर जो मैं सुनी उनमें कॉन्टेंट यही नज़र आया। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर एजाज चौधरी साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो मैं आपकी इजाज़त से अब्बासी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, फिर आप इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। अच्छा, मैं इजाज़ साहब आपसे सर जानना चाहूँगा, आपने बहुत सी इलेक्शन कैंपेन्स चलाई होंगी, और कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर, ज़ाहिर बात है हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो इलेक्शन का माहौल हो वो फ़र्क हो मकबूजा कश्मीर में। जैसे नाम नेहाद एक इलेक्शंस करा दिए जाते हैं और जो कि धांधली से भरपूर होते हैं और चंद मखसूस लोग वोट डाल देते हैं। इस दफ़ा तो वो भी जो भारत नवाज कश्मीरी रहनुमा है वो भी साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तानी लीडरशिप जो वहाँ पर जा रही है वो PTI, आज मैं सुन रहा था मरियम नवाज साहबा आप लोगों की जमात पर मुबैना तौर पे इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब, वो कह रहे हैं मैं शरअ दस्तूर पे आ जाऊँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और आपको सबको हक है अपने अपना वोटर्स की अपना प्रोग्राम उनके सामने रखें। जी बहुत शुक्रिया अनवार भाई। पहली गुजारिश तो ये है कि जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया, आज 8 जुलाई है और 5 बरस हो गए यौम शहादत है बुरहान वानी का। तो मैं इसका तज़किरा ज़रूर करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर
बुरहान वानी के यौम शहादत को लोग याद कर रहे हैं और इस हवाले से कश्मीर मुजाहिदीन की जो जद्दोजहद एजाज़ी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये सारी इंडिजिनस जद्दोजहद है, बिलाशुबा सिरे से किसी दर्जे में भी कोई बाहर से इसके अंदर, सवाए इसके कि हम दुआ गो हैं या यहाँ से नेक तमन्नाएं रखते हैं। ये बुरहान वानी असल में जो तीसरा इंतफादा है ना इस नस्ल का, उसका बानी है। बिल्कुल बिलाशुबा। चुनाचे इसका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने क्या सामने आपने बताया कि कोविड की अब एक और लहर, और उसमें भी जो भारतीय यानी वेरिएंट कह रहे हैं, डेल्टा जिसका कह रहे हैं, नाम वो ले बहुत हैं। खतरनाक है। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, जिंदगी को तो अब आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इस वबा के साथ लड़ना और ज़िंदा रहना सीख लें, क्योंकि खुदा बेहतर जानता है कि अब ये कितनी शक्लें बदलता है। तो हमें अपनी एहतियात का पहलू रखना चाहिए, और उसमें ज़ाहिर है ये लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन अब ये मेरा ख्याल है ये नहीं चलेगा। हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल जो है और वो फासले की गुंजाइश उसको मलौज़ खातिर। अबाई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अबाई साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जनाब अली अबाई साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। हम आपसे जरा इलेक्शंस के हवाले से बात करना चाहें। वैसे अगर आप भी बुरहान वानी साहब को ट्रिब्यूट देना चाहें तो आप जरूर दीजिएगा। आज उनकी बरसी है और एजाज चौधरी साहब ने भी की है। सर, ये जो कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है भाई साहब, इसमें तो आप लोग अपना एजेंडा दें। आपने तो माशाल्लाह 5 साल हुकूमत अब मुकम्मल हो गई है। अभी भी फारूक हैदर साहब आजाद कश्मीर के वजीर आजम है, लेकिन हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरा इलेक्शन चोरी हो जाएगा। पहले से ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद है आज़ाद कश्मीर का। मरियम नवाज साहब अभी कह रही हैं कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे जो मोदी को अपनी शादियों में बुलाते थे, हम उनको नहीं वज़ीर आज़म मानेंगे। तो ये इलेक्शन में जो कंटेंट है स्पीचेस का, वो तो एक दूसरे पे शदीद किस्म की इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। क्या कहेंगे जावेद अबाई साहब, किस तरह की इलेक्शन मुहिम होनी चाहिए, स्पेशली इन कश्मीर जो कि एक सेंसिटिव एरिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। पहले बुरहान वानी का बहुत ही एजाज चौधरी साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी किया, इसमें कोई शक नहीं कि इस तहरीक में सबसे ज्यादा जो जान इस वक्त नजर आती है, जो फोर्स नजर आती है, जो आज उन्होंने इस तहरीक को दोबारा, ये तो मैंने कहूँगा जिंदा किया, लेकिन जो बहुत कुव्वत बख्शी है उसमें बुरहान वानी साहब का बड़ा रोल रहा है। जी जी, उन्होंने बड़ी कुर्बानी उन्होंने अपनी जान की दी है, और बड़ा जब ये हिस्ट्री देखी जाएगी तो उनका नाम बड़ा सुनहरी रूप में देखा जाएगा। और आज जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, आपके आसामियों के सामने है कि आज किन हालातों से गुजर रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी वो जेल है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, माएँ और बहनों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये एक बहुत दर्दनाक वाकया है जो हमें सब। लेकिन इसका जिक्र नहीं आया आज की तकरीर में जावेद अबाई साहब, जो आज तकरीर हुई कश्मीर में। अगर देखें इलेक्शन कैंपेन का एक अपना माहौल होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इलेक्शन कैंपेन में लीडरशिप जाती है, अपने जो वर्कर होते हैं उनके दिल गरमाते हैं, अपनी बात करते हैं, कुछ दूसरे पे इल्जाम भी हमारी पॉलिटिक्स पर आई, हमारा नहीं जाता, अमेरिका के पॉलिटिक्स पर भी देखने, वो भी एक दूसरे पे बात करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं वो सामने लाते हैं। तो ये एक इलेक्शन कैंपेन का मेरा नुकता था कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन का माहौल मुख्तलिफ होना चाहिए ना, जैसे मकबूजा में, चूंकि लोग वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर आप खुद कहेंगे कि जी ये जो 5 अगस्त का है, इसमें मौजूदा क़यादत पाकिस्तान की, आज मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि वो शामिल है, तो ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है ना सर। ये आप ठीक कह रहे हैं कि कश्मीर के मामलात में हमें एहतियात जरूर बरतना चाहिए, लेकिन एक ये सियासी अमल है, सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात को सियासी तरीके से जाहिर है वहाँ के वर्कर को आप दिखाते हैं, और बड़े दिनों से क्योंकि वहाँ हुकूमती गुजरा वहाँ पूरी तरह वहाँ इन्वॉल्व हैं, वो तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं सारी लीडरशिप के ऊपर। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तशरीफ दे गए, वो भी तरह तरह उन्होंने भी बातें की हैं। तो जाहिर है जब आपको बात करनी होती है तो आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, उधर आप जवाब देते हैं, उसके तनाजर में आप बात करते हैं। लेकिन दुनिया ये बात समझती है, अनवार साहब के इलेक्शन कैंपेन का खास माहौल होता है, वो इंडिया हो, वो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई और मुल्क हो, वहाँ एक खास माहौल क्रिएट करने के लिए तरह तरह की बातें, इल्जाम लगाए जाते हैं। इंडिया में इलेक्शन था, ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान के लीडरशिप, पाकिस्तानियों के बारे में, कश्मीर के बारे में देख करके इलेक्शन लड़ा था। मोदी साहब ने भी कैसे कैसी बातें उन्होंने कही थी, तो लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते। उन्हें पता है कि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन हमने निकालना है, जमातें हर तरह का अपनी कैंपेन करती हैं, तो उस माहौल को सारी दुनिया समझती है। ठीक,
मैं जरा मेरे साथ रहेंगे जस्ट चौधरी साहब, ये कह रहे हैं इलेक्शन का माहौल है, सियासी तौर पे इस तरह के इल्जाम तराशियां होती हैं और इलेक्शन कैंपेन में ऐसा होता है। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ, और आज दोपहर सेनेट की कायमा कमेटी की मीटिंग भी थी। अच्छा। उसमें भी मैंने ये बात कही कि एक दूसरे के बारे में पाकिस्तान के अंदर हम जितनी तनकीद करें, एक दूसरे का जायज़ा लें, एक दूसरे के बारे में जो फ़िक्रें हम कहते रहते हैं मोहतात अंदाज में अदा करते रहें, लेकिन कश्मीर के ऊपर जब बात करें और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में जो पैगाम जा रहा हो तो उसमें हमें एहतियात रखनी चाहिए। ये आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कश्मीर फरोशी जी, आज उन्होंने तो मैं ये कहता हूँ कि इस पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं का ये मुत्तफ़िक़ा पैगाम है पाकिस्तान की कौम को कि ये फ़िक्रा इस्तेमाल न करें। आपकी अपोजिशन जब ये फ़िक्रा इस्तेमाल करती है तो हमारे दिल दहल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा पुश्तैबान है, पाकिस्तान बेस कैंप है इस जद्दोजहद का। तो इसलिए ये पहली बात तो मैं इस पे ये कहना चाहता था। दूसरी बात यह है कि जितनी भी इल्ज़ाम तराशी हुकूमत पे आए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो बुरी हुकूमत बनती है ना, तो वहाँ पर तो वही हुकूमत आगे कंटिन्यू कर रही है इस वक्त भी। आज़ाद कश्मीर के फारूक हैदर साहब ही हैं। तो इसलिए ये कोई माने ही नहीं रखता। बाकी अगर बाहर से जाके पीपल्स पार्टी को इस्तेहकाक है, PMLN को इस्तेहकाक है, तो तहरीक इंसाफ को भी यह हक हासिल है कि वो जाके कैंपेन में दाखिल हो जाए। अलबत्ता ये एहतियात करना कि वो ऐसा पैगाम वहाँ पे बहस में ना दें जिससे मकबूजा कश्मीर की या जद्दोजहद आज़ादी को कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि ये बेस कैंप है उनके लिए। तो बाकी ये है कि तनकीद करें, लेकिन मुझे एक तनकीद की आज समझ नहीं आई कि अभी कल परसों तक तो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत भाई साहब से और उठा के यानी इमरान खान को और हुकूमत को गिरा रहे थे, तो आज तो एक दूसरे को गिराना शुरू हो गए। ये क्या वजह है भाई साहब? कोई 10-20 साल पहले की जो कहानियां, ये पीपल्स पार्टी गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू हो गए एक दूसरे वो कहते हैं अब नजरियाती बनाने के लिए जेल भी गए, लेकिन हमें, और वो तो आज बिल्ली और शेर का भी मुआवजा कर रहे थे कि शेर अवाम में रहते हैं, बिलावल साहब, बिल्ली जो है वो भाग जाती है। और फिर शहबाज शरीफ साहब को बजट का भी कहा कि बजट में दाएं बाएं देखा तो नहीं थे, तो शो कॉज नोटिस इश्यू होना चाहिए। ये क्या वजह है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तोपक रुख आप लोगों की तरफ है और आज मरियम साहब ने कोई जवाब भी नहीं दिया उनको। देखिए, तो मैंने पहले जिस तरह कहा है कि जब भी इलेक्शन होता है, आपको पता है कि कश्मीर का पिछली दफा जब इलेक्शन था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ दे गए थे, वो एक ही नारा लगवाया करते थे, बड़ा मशहूर उन्होंने नारा कर दिया था। अब भी उन्होंने वहां से ही मामला शुरू किया हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि लीडरशिप जो है वो कोई एक हफ्ता बड़ी एक दूसरे के साथ गुडी गुडी होती है और फिर ऐसे माहौल पैदा हो जाता है, नहीं होना चाहिए था। कल फिर जब आप इकट्ठे बैठेंगे तो किस मुंह से हम एक दूसरे को कहेंगे, तारीफ करेंगे, एक दूसरे की अच्छाई कहेंगे। आज हम एक दूसरे के कपड़े जो है वो धो रहे हैं, तो ये ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश थी, हमारी लीडरशिप की ख्वाहिश थी कि हम इस एक्सटेंड पर नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चूंकि वहां अपना उनके पास और कुछ सेल करने के लिए है नहीं है। आपको पता है कि सच्ची बात है कि आप उनका पाकिस्तान में बाकी भी कहीं मुकाबला हमारा और उनका दरमियान में रहा नहीं है, तो उनके पास और कुछ चीज नहीं है। फिर उन्होंने मेरा ख्याल वही पुराना अपना जो तरीकाकार है उसी को शुरू किया। इलेक्शन कैंपेन में लोग बातें करते हैं, लोग एक दूसरे को ताने भी देते हैं, बाज़ दफा तवक्कुआत क्या आपकी? गिलगित बल्तिस्तान में भी कैंपेन चलाई थी, लेकिन वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली। आजाद कश्मीर में चूंकि आपकी 5 साल हुकूमत है रही है, तो क्या तवक्कुआत हैं? PTI, आज तो शेख रशीद साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं बल्ला जो है वो जीत जाएगा। एजाज चौधरी साहब भी बैठे, क्या तवक्कुआत है आपका? मद्दे मुकाबिल PTI है या पीपल्स पार्टी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारा मुकाबला फिर PTI से होगा। पीपल्स पार्टी का भी 1-2 सीटों का होगा। नहीं, मैं सिर्फ ये ख्वाहिश हमारी है कि जगह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री एंड फेयर, अच्छा। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह सेट करना चाहिए और उसके बाद कश्मीर की आवाम जिसको चाहे इलेक्ट कर ले, वो अगर पीपल पार्टी को कहें, तहरीक इंसाफ को कहें या हमें कहें, और हमें वहां बिल्कुल अब इसका भाई साहब पैमाना क्या है? मैं जी फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन, ये मैं आपकी मौजूदगी में जस्ट साहब, इसका क्या बैरोमीटर है कि फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन? हमारे यहाँ तो जो हारता है वो कहते हैं ये अनफेयर इलेक्शन। असल में आपने अब्बास साहब की तरफ चले गया। मैं पॉइंट ये उठाना चाहता था, वो क्या कि आज 3 साल हो गए हैं हम अपनी अपोजिशन जमातों को कह रहे हैं कि आए बैठें, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इंतखाब की इस्लाहात करें, ताकि कभी कोई पार्टी ये ना कह सके हारने वाली, या जो जिसको पहले ही अंदाजा हो गया हो कि अब मैंने हारना है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं
कि इलेक्शन रेग हो रहा है और चोरी हो रहा है, अभी पहले ही शुरू हो गए जी। यानी आप अंदाजा कर लें कि कोई हारने वाली पार्टी इंतखाब को तस्लीम नहीं करती, इसीलिए हम कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। और आज तक 1977 से लेकर 2013 तक मैंने एक एक इलेक्शन का तफसीलन जायजा लिया है। बाद में जो चेयरमैन थे ना इलेक्शन कमीशन के, वो भी उसके बारे में ये कहा करते थे कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर कहते हैं रिफॉर्म्स की तरफ आ जाएं तो दोनों बैठने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें अपनी मौत नजर आती है अगर ईवीएम आ जाए। देखें 21वीं सदी के अंदर कोई टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़े तो आप उसका खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, वो एक इक्विपमेंट है जो एक ही जगह पड़ा होगा। जिस तरह आप काउंटर पे जाते हैं तो ये आपके बायोमेट्री होती है और उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है। अब वो इस इलेक्शन में तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं इसमें तो नहीं है, कश्मीर में तो नहीं है, लेकिन ये तो इल्जामात तो है ना, पहले ही लगना शुरू हो गए। इसलिए जहां पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन व मुकाबला पीटीआई होगी तो ये दोनों हारेंगे, ये तयशुदा बात है। वोट तकसीम करेंगे, जो मुखालिफ हुकूमत मुखालिफ वोट है जो उसे तकसीम करेगा किसके जीतने का सबब बनेगा। इसलिए मैं तो वेरी कंफर्टेबली इंशाल्लाह अजीज जहां जहां ये मुकाबले में हैं तहरीक इंसाफ जीत रही है। आज मैं बता रहा हूं की कबूलियत क्यों नहीं होती? कबूलियत इसलिए नहीं होती कि हमने अगली सियासत के लिए बुनियादी ये बनानी होती है। इसीलिए तहरीक इंसाफ 2013 के इलेक्शन में भी कहा कि 4 हल्के खोल दें, 4 हल्के खुले, चारों के अंदर चोरी साबित हो गई। उसके बाद इलेक्शन वो पूरा कमीशन बना, उसके ऊपर कमीशन ने 42 पॉइंट जो थे ना वो कहे कि इनके ऊपर अमल दरामद आए, कुछ अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी मैं आपको एक बात चैलेंज से कह रहा हूं, वो क्या? यानी कैंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं ना, लाहौर वाल्टन कैंट जो है ना, मैं आज अगर मेरी कोई बात इलेक्शन कमीशन का आदमी सुन रहा है, 25 से 26% फहरिस्तें डिस्क्रिपेंसीज हैं, फॉल्टी हैं, गलत हैं, धांधली वाली हैं। आज मैं बता रहा हूं जिस इलेक्टर रोल की 25% फहरिस्तें गलत हों, ये क्या इलेक्शन कमीशन कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं ना, मैं सेनेट में भी पूछने जाऊंगा, इनसे जवाब तलब करूंगा कि आपने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, क्या आपको मालूम है कि वाल्टन कैंट की, वही मैंने अच्छी तरह पूरी तफसीलन देखी है, 25% फहरिस्तें जाली हैं, गलत हैं, इंदराज गलत है। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह 100 पॉपुलेशन है ना, वोट वहां पे 200 है, पता लगता है खातून 11 हैं और मर्द 1 है। यानी इस तरह की इतनी खराबियां हैं उसके अंदर कि अगर एक जगह के वोट हैं तो ये आप जो इलेक्शन कमीशन में जी मैं इलेक्शन कमीशन में जा चुका हूं, तो आप जा चुके हैं? और नादरा में वो नादरा पे डालते हैं, नादरा उनके ऊपर डाल देता है, इसका हल नहीं। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि ये आपकी फहरिस्तें गलत हैं, इलेक्शन आपने अनाउंस करा दिया। हुकूमत ने तो ये फैसला इसीलिए किया मरदमशुमारी का कि जी लोगों को एतबार हो जाए कि आइंदा इलेक्शन जो है कम से कम फहरिस्तें इंतखाबी जो हैं वो दुरुस्त होंगी, इसलिए हम उसके अंदर चले गए हैं। लेकिन जो पिछले इंतखाबात हो रहे हैं वो तो ये इलेक्शन कमीशन की खुद अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूं अगर पूरे लाहौर के अंदर 25-26% वोट गलत हैं और जाली हैं, अगर मैं साबित ना कर सकूं, मेरे लिए जो सजा तजवीज़ करें, मैं इलेक्शन कमीशन को यहां से आपका मैसेज दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए तो चैलेंज कर रहा हूं। जाहिद अब्बासी साहब, वी लॉस्ट हिम ऑन टेलीफोन। अब हम कोशिश करेंगे अगर उनसे दोबारा राब्ता हो जाए या पीपल्स पार्टी का हम मौक़िफ़ ले ले। दूसरा सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बजट की कुछ समेटते स्पीच में ऑफर की थी अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। अच्छा, मैं आपसे वो भी अनवार भाई आपने याद करा जवाब उसका अपोजिशन का, वो मैं अब्बाई साहब से पूछना चाह रहा था लेकिन उस वक्त हमारे साथ नहीं है। हैं अब्बाई साहब जी? नहीं है। वो मैं जानना चाहता कि अब जवाब उसका क्यों नहीं आ रहा? देखिए कौन इस्लाम की कमेटी में तो सब बैठे थे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये पूरे 3 साल कहते रहे हम इमरान खान को नहीं मानते, हम इस हुकूमत को नहीं मानते। आज लोगों को पता चला है कि इमरान खान और हुकूमत है और अपोजिशन नहीं है। चारों शाने चेत हैं, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। कपड़े धोना मुहावरा नहीं है, कपड़े उतारना मुहावरा। मैं आबाद साहब वो से अंग्रेजी में वॉशिंग डर्टी लेने, तो डर्टी लेने उन्होंने वो उसका ठीक है ना, वो वाला तर्जुमा अब मैं असल में अर्ज ये करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने अब अपना पूरा एक ऐसा पॉलिसी बयान दिया है कि आए बैठें, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बैठें आप, यानी हम मुल्क के अंदर जो दीगर सारे मसाइल हैं उसके ऊपर बैठ के बात करें। आप इकट्ठे बैठना चाहें इकट्ठे बैठ जाएं, आप अलग अलग 2 बड़ी सियासी जमातें हैं अलग अलग बैठ जाएं, हम छोटी जमातों से भी। लेकिन चूंकि इनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई मकासद नहीं है इनकी अपोजिशन के,
देखें ना, अगर कोई मकसद डिटरमिन करें तो इनका पता चल जाए कि इनका ये मकसद है। और ये हमने वो अक्टूबर 2020 में ये जो इंतखाबी इस्लाहत का बिल है ये डाला था। अब आप अक्टूबर देख लें और आज हम जुलाई के अंदर हैं, 8, 9, 10 महीने गुजर रहे हैं, बैठना चाहिए। 5 उसके ऊपर कमेटी की मीटिंगें हुई, किसी कमेटी की मीटिंग में नहीं आए। अच्छा, अगर हम उसे पास करेंगे अपनी अददी अक्सरियत से तो फिर कहेंगे अपोजिशन को शामिल नहीं किया। तो मुझे बताइए, जो लोग कल इस बात पे एतराज़ करेंगे आज वो बताएं क्या वो आमादा कर सकते हैं अपोजिशन को कि वो आएँ और पहले कमेटी में बैठें और फिर पार्लियामेंट में बैठें और इसके ऊपर आके बात करें? बात करने को उनके पास है कुछ नहीं, दलील कोई नहीं है। आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कोई ऐसी ठोस वजह, क्यों, मैं आपसे वो बात नामुकम्मल रही। मैनिपुलेशन का होता है, नहीं, मैनिपुलेशन क्या, जो कुछ मैनुअली हो रहा होगा ना वहां पे वो ही उसके अंदर हो रहा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां वोट पड़ेगा बायोमेट्री से, नंबर एक। दूसरा फर्क, एक मिनट, दूसरा फर्क ये है कि काउंटर लगा हुआ है, वो काउंट हो रहा होगा और इलेक्शन खत्म होने से 20 मिनट के अंदर अंदर नतीजा आ जाएगा, जो दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन जान छूट ठीक है। लेकिन जो मैनुअल प्रोसीजर है वो सारा हो रहा होगा। मेरा सवाल ये कि क्या वजह, कौमी सलामती कमेटी में तो हर शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन की लीडरशिप मौजूद थी। हमने तो खुला मौका दिया कि आए, इन कैमरा बैठे और प्राइम तो मिनिस्टर बैठ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आते, नहीं, इनके कहने के ऊपर उससे बड़ी खुल के वजाहत आ गई है। और वहां पर जाके जो लोग बाहर गालियां निकालते हैं, पांव पड़े हुए थे। सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है आप? कश्मीर में तो नहीं है, इलेक्शन मुहिम में तो नहीं शामिल इस वक्त? मैं इस वक्त कराची में शादी में शामिल हूँ, लेकिन कश्मीर मुहिम में भी शामिल हूँ। अच्छा, मुझे बताएगा भी, जावेद अब्बासी साहब भी थे, हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब आपके कुलीग हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात के लिए दावत दी है बाज़ाब्ता तौर पे, वज़ीर आज़म साहब ने, कुछ जवाब आप लोगों का अभी तक नहीं आया, तो फिर कल इलेक्शन होगा, फिर कहेंगे कि जी धांधली हो गई और हारने वाला नहीं मानेगा। ये एक हिस्ट्री रही है 77 से 2013 तक। ये अच्छा आपने किया कि कश्मीर इलेक्शन का जिक्र कर लिया जी। जो इस्लाहात का सोच रहे होते हैं वो उस तरह से इलेक्शन नहीं करते जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में। वहाँ की एक पोस्ट भेजी हुई है जो पहले तो सिर्फ तरक्याती स्कीमों का ऐलान कर रहे थे जो कि इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी है, लेकिन आपने उससे बड़ी खूबसूरती तो और कोई नहीं, कश्मीर से ही वजीर मौजूद जो है वो लोगों को पैसे दे रहे हैं कि आप अपना वोट बनवा लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। तो ये अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनका कॉन्सेप्ट है तो हमें तो मंजूर नहीं है बिल्कुल भी, और ना हम इनके साथ इसके लिए बैठने को तैयार है, क्योंकि ये जो ईवीएम मशीन है ये भी एक धोखे की तैयारी। लेकिन सेनेटर साहबा, ये आपके इतराजात अपनी जगह पे, लेकिन आपने कहा बैठने को नहीं तैयार, तो ये तमाम जो इश्यूज है ये तो बैठकर ही रिजॉल्व हो गए ना। मेरी बात सुन ले 2 मिनट के लिए। जी जी, मुझे पहले बताएं कि हमने बैठना किसके साथ है। वज़ीर आज़म साहब ने आप लोगों को बाज़ाब्ता दावत दी फ्लोर ऑफ द हाउस पे। नहीं, वज़ीर आज़म साहब तो इस फोरम पे आने को तैयार ही नहीं है जिससे कोई बातचीत की जाए। आपने देखा कि इतने इम्पोर्टेंट इश्यू के लिए जो अफगान बॉर्डर पे सिचुएशन है उसमें भी आकर नहीं बैठे। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं अपोजिशन के कहने पर नहीं आए थे। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं आप लोग के कहने पे, अपोजिशन लीडर के कहने पे अपोजिशन लीडर ने एतराज उठाया था। आशी साहब बैठे हुए हैं, ये बता देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपोजिशन के कहना कोई था ही नहीं कि आप आए अपोजिशन को इतनी बचकाना बातें कर सकती है क्या? वो कह रहे हैं जी बचगाना ऐसी बात ऑपोजिशन कहां कर सकती है। मैं तो उनकी बात का इसका जवाब नहीं देना चाहता, मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन ये फैक्ट है कि हमने पूरा खुला मौका दिया कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरी मौजूद है और सारी अपोजिशन मौजूद है, हुकूमती अरकान भी मौजूद है, जो चाहे बात कर लें। 8 घंटे एक इशू के ऊपर गुफ्तगू हुई है ताकि खुल के बात कर लें, इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा, इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम मिल के बैठना चाहते हैं, तो ये बैठने से क्यों मुनकर हैं? आज तक यही समझ नहीं आई। यानी किसी बिल के पास करने के मौका पर जब ये उठ के चले जाएंगे तो अपनी राय कैसे देंगे? फिर जब उठ के चले जाते हैं बाइकआउट हो जाता है, फिर आगे बाहर कहते हैं जी वो बुलडोज कर दिया बिल को। ये रुबीना साहब इसका तो सर मैम जवाब एक बात और मैं उसका भी जवाब दे दें। इतना वाइब्रेंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर है और गुज़श्ता हुकूमतें पीपल्स पार्टी की भी आज़ाद कश्मीर में नहीं है,
और नून लीग की भी रही हैं, जरा कंपैरिजन करके बात कीजिए ना, तो तब पता चलेगा कि हुकूमत मुखालिफ यानी मुदाखलत कर रही है कि नहीं कर रही। हालांकि वहां पर PMLN का वजीर आजम आज भी मौजूद है आजाद कश्मीर के अंदर। रुबीना साहिबा जी, चौधरी साहब की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे बड़े मौसम कोलीग है आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन जो है वो अलग इलेक्शन कमीशन है, इससे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन तो अपना है ना, वो कह रहे हैं वाइब्रेंट है, उसका कह रहे हैं वो। देखिए, मैं तो आपको वो चीजें बता रही हूँ जो हुकूमत सामने भी हो रही है। वो इलेक्शन कमीशन तो हर बार में हम उनके पास जा भी रहे हैं, शिकायत कर भी रहे हैं, लेकिन अगर एक वजीर जाके पब्लिकली कश्मीर के बाशऊर आवाम के इंटेलेक्ट की इंसल्ट करता है, वहाँ पर लोगों को कैश पैसे ऑफर करता है, 1 करोड़ के वोट की बात करता है और पब्लिक करता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को आजाद कश्मीर को यकीनन उसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन AJK में ये भी मुझे चलते चलते बता दीजिएगा, जावेद अबाई साहब से मैंने पूछा, बिलावल साहब का तोपो का रुख नून लीग पर है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में तो पहले आप लोग इनकी हुकूमत गिराने गए थे। कोई बात नहीं है। देखिए, पहली बात ये है कि इलेक्शन है, इलेक्शन में हम सब बातें अपने अपने कैंडिडेट कर सकते हैं और हम अपने हिसाब के मुताबिक चलाएंगे, लेकिन जो बाकायदगियां होंगी इलेक्शन के हवाले से करना हम अपना फर्ज करना। चलें, बहुत शुक्रिया सेनेटर रुबीना खालिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जावेद अबाई साहब सर, लास्ट वर्ड। अब ये असल में खैर मुतनाज़ा अंदाज में इलेक्शन कराना है। मैं तो असल में वो याद करना चाहता हूँ, बिलावल ने जो कहा ना कि वही जो कहते हैं कि मोदी का यार, हाँ, गद्दार है, तो वो असल में उन्होंने सारी बात ही कह दी 2 अल्फाज के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर दोबारा पींग चढ़ाना चाहेगी तो ये अल्फाज जो है बहुत बड़ा सदेरा ये वैसे हॉन्ट करते हैं। बाकी मैं असल में मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पेश नज़र वही रिफॉर्म्स का एजेंडा आज़ाद कश्मीर के लिए है जो पाकिस्तान के लिए और होना भी चाहिए। वो सेहत कार्ड है, वो एहसास प्रोग्राम है, वो आम आदमी तक इंसाफ की रसाई है, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी मुदाखलत नहीं है, जबकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की इंटैक्ट है और जाके अगर कोई वज़ीर वहाँ पर बात या तकरीर कर देता है, हमेशा से ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाब की रवायत रही। लेकिन आपने नुक्ते कि रिफॉर्म्स जो हैं वो होनी चाहिए, अगर किसी को इतराज़ है। बहुत शुक्रिया सेनेटर एजाज चौधरी साहब आपका, और दोनों मौजूद सेनेटर हजरात भी, खातून और सेनेटर भी थी, रुबीना खालिद साहब और जावेद अबाई से भी। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अब बहुत अहम इशू पे गुफ्तगू कर रहे होंगे। इस्लामाबाद में जो वीडियो वायरल हुई है हैरासमेंट की, उस्मान मिर्जा और उसके 3 साथी पुलिस की तहवील में, उस हवाले से हम DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद से गुफ्तगू कर रहे होंगे। जरूर देखिए एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कोई भी बाप अपने बेटे को ना, बेटे के हाथ में ना पत्थर थमा देता है और ना बंदूक थमा देता है। यहाँ जो जुल्म सितम हो रहा है यहाँ के आवाम पर, कश्मीरियों पर, तो उसी के रिएक्शन में इसमें साइंस में भी लिखा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Special day for us. Indeed, this is not a black day for us. This is a day of hope. This is a day of resilience. This is a day of resistance for us. And Burhan Muzaffar Wani is the face of resistance. He is the face of hope. बुरहान के सदके हम लेके रहेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर पुरतशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस एक्शन में आई और इस बाअसर मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा
समेत 3 मुलजमों को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से इसकी वीडियोस भी जो अब मीडिया में, जब सोशल मीडिया पे आई, अब इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रही हैं, जिसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस शख्स का, दरिंदा सिर्फ शख्स का तर्ज अमल और तर्ज तखातब किस किस्म की लड़के और लड़कियों को मुग़ल्लिज़ात बक रहा है और संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस वाक़े का नोटिस लिया। ये दो रोज़ कबल वीडियो आई थी और उनकी आईजी इस्लामाबाद से टेलीफोन पर बात हुई और तफसीलात मांगी गई इस केस गिरफ्तारी के हवाले से, और हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे शख्स किसी किस्म के जो आदि मुजरिम नज़र आते हैं किसी किस्म की लीनियंसी के लायक नहीं हैं और कानून अपना रास्ता ले और ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। बताया गया है इसके खिलाफ FIRs काट ली गई हैं। इस हवाले से ज़रा हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गैंगस्टर है, क्योंकि बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं कि ये वीडियो जो है जो वायरल हुई है 2-3 रोज़ कबल, लेकिन ये पिछले साल सर्दियों की वीडियो है, नवंबर-अक्टूबर की। तो इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से क्या प्लान ऑफ एक्शन रखती है और जिनसी हरासियत के जो वाक़यात हैं इनमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, इसके तदारुक कैसे मुमकिन है, पुलिसिंग इसका बहुत बड़ा एक पार्ट हो सकता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमें बहुत खुशी है कि हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर साहब इस्लामाबाद के, और उनसे इस हवाले से जो लोगों के अज़हान में सवालात हैं वो उठाएंगे। बहुत शुक्रिया अफजाल खोकर साहब, आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इस वक्त ये शख्स जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा है ये पुलिस की तहवील में है और इसके खिलाफ FIR कट चुकी है। FIR में कौन कौन सी दफात इसके खिलाफ लगाई गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। उस्मान मिर्ज़ा इस वक्त हमारी तहवील में है जी, और इसके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। उसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ये एक चैलेंज भी है इसकी प्रोसिक्यूशन, इसको कोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसको लेके जाना, और ये हमारे लिए केस बाइसे तशवीश भी है। ये FIR कल रजिस्टर की गई थी जिसमें पुलिस ही मुद्दई है। अच्छा। और इसमें उस्मान मिर्ज़ा और उसके 3 साथियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, कोर्ट में प्रेजेंट किया है और वहाँ से फिजिकल रिमांड पे ये पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। और इनके खिलाफ जो सेक्शंस लगाए गए हैं बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट उसमें 354A PPC है, विच इज असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन एंड स्ट्राइपिंग हर ऑफ हर क्लोथ्स। ठीक है, एक तो ये सेक्शन है, फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का सेक्शन है, और इसी तरह इंसल्ट और कॉजिंग इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का एक सेक्शन है जो इन FIR में FIR में लगाए गए हैं। मतलब ये मैं ऐसे आपसे कर रहा हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया में बहुत से सवालात आ रहे हैं कि FIR जितनी तगड़ी होगी और जितने कानून की गिरफ्त में ये शख्स आ सकेगा तो फिर इसकी प्रोसिक्यूशन आसानी होगी। ये ना हो जिस तरह बहुत सी फेक वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है जिसमें ये तासुर उभरता है कि शायद ये चूंकि पिछले साल का वाकया था ये इस वक्त आज़ाद है या इसको जमानत मिल जाएगी या ये जो है कानून की गिरफ्त से निकल जाएगा, क्योंकि ये गैंगस्टर और आदि मुजरिम लगता है। कुछ आपके पास इसके मोबाइल्स आए होंगे, कोई रिकॉर्ड निकला है किस तरह की और किस तरह की वारदातों में ये मुलव्विस रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हमारी कस्टडी में है, ये बिल्कुल रिलीज नहीं हुआ और हम अपनी पूरी इसमें कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि कोर्ट से इसको सजा दिलवाई जा सके। बाकी जो आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो हम सारी चीज़ों का एनालिसिस प्लस फोरेंसिक एनालिसिस हम करवा रहे हैं, उसमें हम जाएंगे और जो जो चीज़ें निकलेंगी बिल्कुल किसी भी चीज़ को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा, हर माइन्यूट डिटेल्स इसकी एड्रेस की जाएंगी और जो भी इसके खिलाफ केस बनेगा हम फिर केस बना के एंड वी बिलीव कि हम बहुत अच्छा केस बनाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको कोर्ट में लेंगे। इसका पूरा गैंग गिरफ्तार कर लिया गया अफजाल कौसर साहब? जी, इसके साथ जो 3 लोग मजीद थे वो गिरफ्तार हो गए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ और लोगों के नाम भी आते हैं
अगर कोई और लोग भी इसके साथ थे तो वो भी डेफिनेटली उनको हम अरेस्ट करेंगे। अच्छा, अब ये मुझे अफजल कौसर से बताया कि चूंकि आप डीआईजी ऑपरेशंस हैं और आपसे प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बात हो रही थी, आप थानों को और जितने भी ऑपरेशंस हैं इस तमाम को आप देख रहे होते। सर, ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई है और कपड़ों से पता चलता है कि ये सर्दियों की है और बताया गया है कि ये अक्टूबर नवंबर की है। क्या वजह बनती है कि ये अपार्टमेंट्स हैं या गेस्ट हाउसेज हैं, इनमें जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं पुलिस की रडार में नहीं आते और ये सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई और पुलिस ने एक्शन लिया और उसकी गिरफ्तारी अमल में आई? तो पहले एक सीआईडी का निजाम हुआ करता था, बड़ा इफेक्टिव होता था, इस निजाम को दोबारा फाल करने की जरूरत है ताकि आपको पता चले, क्योंकि जो इलाके का थानेदार होता है, एसएचओ होता है, उसे तो मालूम होता है किस तरह इन गेस्ट हाउसेज या अपार्टमेंट में किस किस्म की एक्टिविटीज चल रही हैं। देखिए, पुलिस ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने मल्टीपल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाए हैं। लाइक एक सबसे फेमस तो 15 है, आपको इसका पता है कि 15 एक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है। इसके अलावा हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 1715 भी अभी लॉन्च किया है कुछ दिन पहले। ये बिल्कुल नया है, लेकिन ये पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और पुलिस कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए है। पुलिस का इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो मैकेनिज्म है उसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इम्प्रूव करते भी रहे हैं और इम्प्रूव करने की कांस्टेंट एक एफर्ट भी करते हैं। वीडियो की जो आपने बात की कि ये वीडियो सर्दियों की लगती है, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इट इज़ अराउंड 8 months ओल्ड, लेकिन डेफिनेटली जब इसका हम फोरेंसिक करवाएंगे और बाकी चीज़ों के फोरेंसिक एनालिसिस के बाद एग्जैक्ट सिचुएशन हम आपको देने के काबिल होंगे कि कितनी पुरानी वीडियो है। दूसरा कौशल से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो गेस्ट हाउसेज और अपार्टमेंट्स हैं, इस पे सर्वेलेंस के निजाम को आप समझते हैं इस वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद मजीद बेहतर करने की जरूरत है? और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके तदारुक के लिए आप इस्लामाबाद पुलिस क्या प्लान ऑफ एक्शन रखती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोर्स करेक्शन तो हमेशा आपको रिक्वायर्ड होती है चीज़ों के अंदर, और इस इंसिडेंट के बाद भी जब हम पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली अपनी कुछ कोर्स करेक्शंस हम ज़रूर लगाएंगे और अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो हैरेसमेंट की आपने बात की है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट तकरीबन 1.5 माह कबल उसका आगाज़ किया है। उसकी एक हेल्पलाइन है 8090, और बेसिकली इस यूनिट को इस्टेब्लिश करते हुए हमारी कंसिडरेशन यही थी कि जो हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जिसमें फीमेल विक्टिम्स हैं, उसके लिए हम फीमेल ऑफिसर्स को अपॉइंट करें जो उनके साथ विद कंपैशन उनकी बात सुने, उनको रिस्पॉन्ड करें और उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी समझें और अकॉर्डिंगली वो एक्ट करें कानून के मुताबिक। तो उसमें जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट 24/7 ये हेल्पलाइन काम कर रही है। इस पे हमारी ट्रेंड ऑफिसर्स मौजूद हैं और उसका रिस्पांस यूनिट जो है वो भी बिल्कुल मौजूद है कि कोई कॉल अगर इस तरह की कोई हरासमेंट, वायलेंस, कोई इस तरह की कॉल आती है तो वो फौरन दे आर ऑन द व्हील्स और वो उस जगह पे पहुंचते हैं और विक्टिम से मिलते हैं जाके और उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ये आपने कहा कि जो हेल्पलाइन है वो 8090, हम अगर उसको आम जबान में कहें 8090, और 1.5 माह पहले आप लोगों ने कायम की, तो आपको कंप्लेंट्स तो आई होंगी। कुछ बताना चाहेंगे कि कितनी कंप्लेंट्स पे कितना एक्शन अब तक हुआ है? डेफिनेटली हमें कोई 130+ कंप्लेंट्स आई हैं पिछले 1 माह के अंदर और इट इज़ गेनिंग मोमेंटम। और ये 130+ कंप्लेंट्स आना भी मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन के लोगों का ट्रस्ट इस सिस्टम पे, इस यूनिट पे जो हमने बनाया है और इस्लामाबाद पुलिस पे मौजूद है। और उसमें लीगल एक्शंस भी लिए गए हैं, कुछ केसेस में सुलह भी हुई है। अच्छा। और जो भी रिक्वायर्ड एक्शन थे वो इसमें 130+ कंप्लेंट्स पे लिए गए हैं विद इन लास्ट 1 मंथ। ठीक है, ये मुझे बताइएगा अफजल कौसर साहब, कमिंग बैक टू दैट केस, आपने जैसे ये इस शख्स तक, उस्मान मिर्जा तक आप लोग ये जो लड़का और लड़की, ज़ाहिर बात है आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए, इसलिए हम भी पीटीवी पे जिम्मेदाराना कवरेज करते हुए उनके चेहरों को, हमने जो लड़का और लड़की उनको तो हमने ब्लर किया हुआ है, लेकिन इस खबीस का चेहरा हमने इसलिए रखा है ताकि लोगों की इसकी निशानदेही हो सके। इस तक आप उनके थ्रू पहुंचे या किस तरह पहुंचे, और इस तक का क्या रिकॉर्ड आपको मिला है? ये इस्लामाबाद में ऐसे दंदनाता फिर रहा था, कौन है ये शख्स, इसका क्या बैकग्राउंड है उस्मान मिर्जा का?
बेसिकली इसका गाड़ियों का शोरूम है और कुछ प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है ये। जी। और इसके ऊपर जो अभी तक हम इसका रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड आया, उसके मुताबिक इस पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एक केस रजिस्टर हुआ था सिहाला के अंदर। और बाकी भी हम जगहों से रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं और अब हम पिंडी डिस्ट्रिक्ट को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ भी अगर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो हमें दिया जाए। अच्छा, मुझे ये जरा बताइए, वफाकी दारुल हुकूमत, जाहिर बात है उधर आप लोग काविशें कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस मुतहरक हमें नजर आती है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आया कि गोलड़ा मोड़ के करीब जो राह चलती गाड़ियां हैं उनको लूटा जा रहा है, या इस तरह के और वाकयात होते हैं, डिकॉयटी के हो जाते हैं। इसके अलावा और इस तरह की क्राइम जो रेट है इसको काबू करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और एसडीएजी ऑपरेशंस आप बताना चाहेंगे, आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? आपकी जो फोर्स की तादाद है इस्लामाबाद की आबादी से कम है, मुताबिकत रखती है, आपके पास वसाइल हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आज या उन्होंने कल कॉल किया आईजी इस्लामाबाद काजी जमील रहमान साहब से, तो इस हवाले से बताएंगे इस्लामाबाद पुलिस किस स्टेज पर है? फुली आप रिसोर्स फुल हैं कि इस तरह के वाकयात को काउंटर कर सकें? थैंक यू, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि रिसोर्सेज की कमी इज़ नो एक्सक्यूज़। रिसोर्सेज हमें मिलते भी हैं और हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर भी होते जाते हैं। जी। हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें परफॉर्म करना है, और हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम की पॉलिसी को फरोग दिया है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। लाइक हम अब ये पुलिस को बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि उन्होंने किसी की एफआईआर के राइट से उसको डिनाई नहीं करना। कोई क्राइम होगा तो उसकी एफआईआर फौरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एफआईआर ना करना, एक तो आप विक्टिम को उसके राइट से डिप्राइव करते हैं और सेकेंडली आप उन क्रिमिनल्स को भी हेल्प कर रहे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। तो हमने फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसकी आपने बात की, ये चोरी डिकॉयटी, इसमें हमने फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम की पॉलिसी रखी हुई है। बाकी क्राइम कुछ होता है, आपने ये थाना गोल्डा के इस डिकॉयटी की बात की, ये डेफिनेटली हुई है, इस पे पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। हमारी टीमें पिछले 2 दिन से राउंड द क्लॉक शाह लदिता और उन जगहों पे काम कर रही हैं। कुछ हम ऑपरेशंस भी प्लान कर रहे हैं और क्राइम को रोकने के लिए हर वक्त हम मसरूफ़ अमल रहते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के उन पे काम करते रहते हैं। और वी आर होपफुल कि हम पहले से भी इस चीज़ को बेहतर करेंगे इन द डेज टू कम। टुवर्ड्स द एंड कौसर साहब ये बताएगा, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशी या मंशियात का इस्तेमाल इस्लामाबाद में बहुत बढ़ गया है। इस आस्पेक्ट पे भी इस्लामाबाद पुलिस के एम्बिट में दायरा कार में जो काम आता है उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट रिपोर्ट है? ये आइस कह लें और बहुत सी जो मंशियात है इसका इस्तेमाल जो है आ रहा है, तो इसके लिए कोई क्रैकडाउन भी पुलिस कर रही है या ये सिर्फ एएनएफ की हद तक ही महदूद है इसका काम? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर फुली कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन। इसके लिए हमने डिफरेंट प्लान्स भी बनाए हैं और आपने अगर देखा हो कि पिछले 4-5 माह में हमने काफ़ी इफ़ेक्टिव इसमें कार्रवाइयाँ भी की हैं, बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर किए हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड एफर्ट अब हम करने जा रहे हैं और हम बिल्कुल पुरअज़म हैं कि हम बड़ी अपनी अच्छी कोशिश मेहनत से इस चीज़ को ना सिर्फ मिनिमाइज करेंगे बल्कि इसको ख़त्म करेंगे हम। लास्ट में बताएगा, ये जो एफआईआर कट गई है अब इसका चालान बनेगा, अदालत में जाएगा, उसका कितना कोई टाइमलाइन होती है, क्या प्रोसेस होता है? बेसिकली कानून के मुताबिक आपने 14 दिन के अंदर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है। और अगर किसी वजह से इन्वेस्टिगेशन डिले हो तो फिर आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। इस केस में क्योंकि डिफरेंट फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं जिनके आने में टाइम लगता है, वो मुख्तलिफ एजेंसी से आती हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्रिक्योर करें और कोर्ट के सामने अच्छा एविडेंस बना के हम रखें ताकि इन लोगों को
कोर्ट से सजा हो सके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल अहमद कौसर साहब, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद हमसे व्यूअर्स गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अहम इशू है और हमारी सोशल फैब्रिक के लिए बहुत अहम इशू है। जिस तरह की ये वीडियो है, जाहिर बात है सोशल मीडिया वायरल आप सब ने देखी होगी, जिस तरह जो इस शख्स का किरदार था, जो इसका तर्ज अमल था, कंडेमनेबल है और हम इस वाक़े पर फॉलोअप करते रहेंगे एज ए फॉलोअप जर्नलिज्म और देखते रहेंगे कि ये मामला किस नहज पे जाता है और अपने मुंतकी अंजाम पर पहुंचता है। इसके साथ साथ हमें जहां कानून पर अमलदारी या कानून के इन्फोर्समेंट पे बात करनी है, वहाँ पर अपने समाजी रवैयों और जो माशरती इस्लाम है इसके निफास पर भी हमें बहसियत मुसलमान बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर हकूक़ अल्लाह की बात करते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, वहाँ पर इस तरह की एज ए मुस्लिम, ऐसे मुसलमान हमें लीड बाय एन एग्जाम्पल करना चाहिए और जो इस्लाम का जो माशरती पहलू है उस पर भी अमल पैरा होना चाहिए। ये तो हमने इसकी बात की, पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे दूसरी वीडियो भी वायरल थी जिसमें विरासत में हिस्सा मांगने पर बहन को बहुत ही बेईमाना अंदाज में भाई जो है वो मार रहे थे। हेलमेट और हथौड़े से CCP पेशावर ने उन किरदारों को भी गिरफ्तार किया। उम्मीद है उनको भी करार वाकई सजा मिलेगी। प्रोग्राम सच के साथ का इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।